बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, वफाकी काबीना में कुछ रद्दोबदल होने जा रहा है और कहा जा रहा है कुछ नए चेहरे सामने आएंगे। नौजवानों को वज़ीर मुमलिकत बनाया जाएगा। ये कौन से नौजवान होंगे जो इस वक्त हुकूमत को आकर संभालेंगे? क्योंकि हुकूमत के बारे में उम्मी एक रवैया, एक राय पाई जाती है कि हुकूमत से मामलात संभाले नहीं जा रहे। ख़ास तौर पर अगर हम महंगाई की बात करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में बात करें, तो हर कोई सरापा एहतजाज है। न सिर्फ मीडिया बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपने ही रहनुमा अपनी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और जिस तरीके से लेवी टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, इस पर भी हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना है। बयानिया हुकूमत बना नहीं पाई, ये भी हुकूमत के ऊपर एक बड़ी तनकीद की जाती है। इक़्तिदार आपके पास है, हुकूमत में आप जो है मुकम्मल तौर पर बाख्तियार भी हैं, तो फिर बयानिया आप क्यों नहीं बना पा रहे? इसके साथ साथ जिस वक्त सूरत हाल बन चुकी है महंगाई और बेरोज़गारी की, उसमें भी खासी जो है वो तनकीद होती है हुकूमत के ऊपर। अगरचे अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को किसी मुज़ाहमत का या किसी एहतजाज का सामना नहीं है, लेकिन अपनों के गिले शिकवे हुकूमत के हर रोज़ सामने आते रहते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ाती है तो फ़ौरन जब भी आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है, अवाम पर यह बोझ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन कीमतें कम होने का जो है वो फ़ायदा अवाम को बड़ी ताख़ीर से मिलता है। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि नए वज़रा कौन हो सकते हैं। क्या वफाकी काबीना की इस वक्त जो कारकर्दगी है उससे वज़ीर-ए-आज़म मुतमिन नहीं है, इसका भी जायज़ा लेंगे। साथ ही कुछ खबरें इस किस्म की आ रही हैं कि PTI की अपनी कानूनी मुकदमात में मोहलत दिलाने की कोशिशें तेज़ हो रही हैं और PTI ये समझती है कि अगर कुछ फ़ैसलों में अगर ताख़ीर हो जाए तो उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को और लीमा खान साहबा को और बुशा बीबी को हो सकता है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या PTI के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो पाएंगे? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के 2 सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार जनाब आमिर इलियास राणा साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रऊफ़ खुलासा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, अपना प्रोग्राम भी रोज़ाना आप देखते हैं न्यूज़ पर उनको। आमिर इलियास राणा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे अगर करूँ, ये जो काबीना के हवाले से कहा गया वज़ीर-ए-आज़म का अदम एतमाद है वफाकी वज़रा के ऊपर, या नए चेहरे लाने की जो कोशिशें हो रही हैं, जो ख्वाहिशात हैं, और कौन कौन से नए चेहरे हो सकते हैं और क्या वो मामलात संभाल पाएंगे? वो किसी ज़माने में ना नई फ़िल्म, नया प्रिंट, शर्तिया, नए चेहरे, ये तो मैंने सुना था अपने नौजवानी के दौर में भी। अब तो फ़िल्में ही ख़त्म हो गई पाकिस्तान में बनने की। तो ये जो शौक चुराया है खबरें देने वालों को, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा कि नए चेहरे आजमाएंगे, फलां करेंगे, ढिमकां करेंगे। कितने अरसे से ये खबरें दे रहे हैं कैबिनेट की। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव है कि वो जब चाहें काबीना में वजीरों को रख लें, वजीरों को फारिग कर दें, नए को कर लें। अच्छा, शुरुआत कहाँ से होती है? मैं ये कई दफा बात कर चुका हूं कि जी पिंडी से कहा गया है कि काबीना छोटी होनी चाहिए, 14-15 लोग होने चाहिए। तो फिर मैं ये कहता हूं, तो फिर 14-15 लोग जो निकलेंगे वो किस तरफ से निकलेंगे? ये काबीना से मुराद, मैं पढ़ी लिखी अगर बात करूं तो वो वफाकी वजीर होते हैं। क्योंकि आजकल वो सिस्टम चल पड़ा है बड़े अरसे से कि वजीर मुमलिकत भी अपने आप को वफाकी वजीर लिखवाते हैं। काबीना का वो टेक्निकली हिस्सा नहीं होते। फिर ऐसे PM आ जाते हैं, एडवाइजर हिस्सा होते हैं अलबत्ता, और फिर जो कोऑर्डिनेटर बनाए हैं वो भी सारे वजीर और मुशीर बनने लग गए हैं और अपने वो भी एडवाइजर आगे रखने लग गए हैं। तो ये जो कहानी है ये तो अलग है ना। लेकिन आप जो नए चेहरे और प्रिंट ला रहे हैं, अली परवेज मलिक, क्या ख्याल है? पहले कभी वफाकी वजीर रहे हैं जो पेट्रोलियम की बड़ी अहम वजारत ले रहे हैं? नहीं ना रहे। तो उनके वालिद बेशक रहे, उनकी वालदा मतलब वो MNA रही हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन, फैमिली है पूरी, वो खानदान बैकग्राउंड रखता है। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, आप आवाज हैं अवैस लगारी साहब का नाम ले लें, जो महाकलाकार हैं पूरी काबीना के अंदर, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को 35 रुपए वापडा वाला वो जो बिल का चक्कर दे के हटवाया। एक टिक्कर की मार थी वो सुर्खी, और अब कई अरब रुपए महीने के खर्चे सालाना देने पड़ रहे हैं PTV को, जिसके पास कोई आमदनी नहीं है, और अखराजात बढ़ रहे हैं। ये कलाकार हैं जिन्होंने कहा जी 4 रुपए यूनिट हम टेक्सटाइल वालों को और बाकी जो एक्सपोर्टर हैं इनको देंगे, और बड़ा सस्ता करके लिया। और साथ ही गरीब आदमी से लेके 200 रुपए यूनिट वाले से लेके और अमीर तरीन पे फिक्स टैक्स नई पॉलिसी मुतारिफ कराई कि अब अगर गर्मियों में हम लोग ज्यादा यूज करेंगे
तो हम फिक्स टैक्स भी ज्यादा देंगे। जो 2700 रुपए दे रहा था, इस महीने में उन लोगों का 7,000 रुपए के करीब बिल आया है। तो आप कौन से कलाकार चाहते हैं मुझे बताएं ना, नए चेहरे ला के। ये औरंगजेब रमदे साहब, चौधरी फारूक साहब के साहबजादे हैं, जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे, नवाज शरीफ के फौत हो चुके हुए हैं। ये जी पूरी फैमिली, इनके चचा असदुर रहमान रहे, ये किसी को जवाबदेह नहीं है। मोहसिन जी नकवी किसी को जवाबदेह हैं। आप किसको लाएंगे, किसको हटाएंगे? इसहाक डार साहब किसी को जवाबदेह हैं? वो गुस्से में रहते हैं, तजर्बाकार बड़े हैं। मतलब आप काबीना में, मैं एक एक का अगर, और रऊफ भाई बैठे हुए हैं, हम अगर शुरू कर दें, जी जी खुद शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, फैसले कहां से कौन कर रहा है, कैसे हो रहे हैं? जब तक आप इस पे बात नहीं करेंगे, नए चेहरे क्या कर लेंगे आके? इसका मतलब यह कि नए चेहरे लाने की जो कोशिश है, ये ख्वाहिश है या कुछ तब्दीली आएगी? देखिए, तब्दीली पे मैंने आपको पहले कहा कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, वो सुबह अनाउंस कर दें मैं कैबिनेट डिसॉल्व कर रहा हूं, मैं नहीं बना रहा हूं। ठीक है। तो कोई कह सकता है कि नहीं कर सकते? अब वही बात है कि ये बात वो कैसे करेंगे, जो मैंने अभी पिछले सवाल के एंड पे कहा कि बिल्कुल। जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? जिम्मेदारी तो मुश्तरका है, वन पेज है, सब चीजें मिलके हो रही हैं। तो फिर एक, अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी ये कैबिनेट ऐसी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अकेले जिम्मेदार है। सब फैसले मिल के हो रहे हैं, तो जिम्मेदारी फायदे की और नुकसान की, दोनों की इज्तिमाई होनी है। बिल्कुल पॉलिटिकली बिल्कुल जाहिर है पीएमएलएन का नुकसान हुआ है, होगा, जिस तरीके से चल रहे हैं। रऊफ खुलासा साहब, आपको लगता है नए अगर चेहरे या नई वजारतें अगर किसी को दे दी जाती हैं, कोई नए नौजवान आ भी जाते हैं, तो कुछ तब्दीली कर पाएंगे? क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत के बारे में अमूमी राय तो यही है कि हुकूमत को बयानिया नहीं बना पाई। फिर क्या इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नए चेहरे लाए जाएं? वैसे आपने बयानिया की बात की है दूसरी दफा कि हुकूमत बयानिया नहीं बना पाई। मैं एक क्लिप देख रहा था आपके हम सब के दोस्त मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम का, जिसमें आप भी शामिल थे। आपने जो मेरा ख्याल है 2-2.5 मिनट में बयानिया बनाया, वो पूरी हुकूमत पिछले 2.5-3 साल में नहीं बना सकी, या 4 सालों में। जो आपने वहां पे 2-2.5 मिनट में बताया सारे का सारा, आपने उसको समअप किया। सो जब आपने नहीं सुना? मैंने सुना है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जो बयानिया इन्होंने नसरुल्लाह मलिक साहब ने 2-2.5 मिनट में बनाया, आजकल सोशल लाजवाब किया, वायरल हुआ है। आप भी राणा साहब बनाते हैं, आप भी बहुत अच्छी बात है। राणा साहब बड़े बाखबर आदमी है जी। नहीं, हो सकता है, मतलब लोगों का डिफरेंस है, ओपिनियन अपनी जगह पे होते हैं। हजारों लोग पसंद, हजारों नापसंद करते हैं अपनी जगह पे, लेकिन जो बातें कर रहे थे वो बहुत ज्यादा लॉजिकल और वो लोगों को अपील करने वाली थी। अब ये लॉजिक अगर यहाँ पे राना आमिर इलियास साहब के पास भी है, या मलिक नसरुल्लाह साहब के पास भी है, नसरुल्लाह मलिक साहब के पास भी है, तो आपके जो वजीर जिनको आपने इतने बड़े बड़े ओहदे दिए हुए हैं, जिनको बड़ी बड़ी गाड़ियां दी हुई हैं, हाई प्रोफाइल दिया हुआ है, हट्टो बच्चों दिया हुआ है, उनके पास क्यों नहीं है? आपको कहीं से इस तरह की गुफ्तगू को नजर आती है? कोई लॉजिक पे, रीजन पे? हमेशा जब भी आएंगे कोई आपको किसी को वो थ्रेट देते आएंगे, धमकियां देते आएंगे कि जनाब हम ये कर देंगे, नए कवानीन ले आएंगे, कोई आपको पकड़ लेंगे, फलां को पकड़, ये पकड़ धक्कड़ वाला माहौल जो है ना, अब आपको नजर आता है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज जो है, राणा साहब ने अभी बातें की हैं, मैं फुली उनसे एग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है उन्होंने 2-3 मिनट में पूरा का पूरा उन्होंने समअप कर दिया है पूरी आपकी फेडरल कैबिनेट को। और छोटा सा मैं इस पे हल्का सा डिफर जरूर करूंगा कि वो कहते हैं कि ये शायद कैबिनेट की खबर जो है, रिपोर्टर बाज़ दफा ख्वाहिश को खबर भी बनाते हैं। यस, जब रिपोर्टर के पास खबरें नहीं होती तो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक हिस्टोरिकल ट्रेंड भी रहा है, आप नोट करें। अब सारे तीनों जो है पॉलिटिक्स को बड़ा मतलब नेटी से फॉलो कर रहे हैं। आपको बहुत सारी हुकूमतें बनते गिरते हम तीनों ने कम से कम देखी हैं, और हमें कुछ थोड़े से मिसालें भी हैं। ये हर 2-2.5 साल बाद हर हुकूमत अनपॉपुलर होती है, कोई भी होगी, आप पीछे पैटर्न उठा के देख लें। और जो ये अनपॉपुलर होना शुरू होती है, इनकी ग्रिप इनकी लूज होना शुरू होती है, हनीमून पीरियड या इनका जो भी इनके दावे दूवे जो हैं एक्सपोज होना शुरू करते हैं, तो हमेशा गुफ्तगू शुरू हो जाएगी कि नए वजीर लेकर आए, और हर हुकूमत लेकर आई है। आप उठा के ट्रेंड उठा के देख, राणा साहब अपने किसी अच्छे लड़के को कहेंगे, इनको लिस्ट भी बना देगा। उसकी वजह क्या होती है कि जो आपके 2-2.5 साल पहले वाले गुजरा है, एक्सपोज हो चुके हैं, किसी में स्कैंडल आ गया, कोई परफॉर्म नहीं कर सका, मतलब किसी की वजारत डूब गई, वटेवर। आप जब नए चेहरे लाते हैं तो आपको वो मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, जरा मतलब 6 महीने साल मजीद मिल जाता है। आपके जो तनकीद आ रही है तो हुकूमत ये कह सकती है, देखा कि जो हमारे वजीर थे ये परफॉर्म नहीं कर रहे थे, हमने उनकी अकाउंटेबिलिटी कर दी। इससे मीडिया भी बड़ा खुश हो जाता है, पब्लिक भी बड़ी खुश होती है, देखा फला थे, उनको हटा दिया, उनकी जगह नए लोग आ गए। ये बेसिकली इसको मैं समझता हूँ टाइम बाइंग की एफर्ट होती है। ये पिछले हर हुकूमत में देखते आएंगे, 3-4 हटा देंगे, 3-4 नए लगा देंगे। सूबाई भी हुकूमतों में इसी तरह की चीजें पंजाब में भी हमने होती देखी है। तो सेम पैटर्न पे मेरा ख्याल है, माई व्यू, आई में भी रॉन्ग, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, एनालिसिस है मेरा, कि चेंजेस होंगी कैबिनेट में, और यकीनी तौर पर इसी तरीके से करेंगे ताकि जो अनपॉपुलर एक फेज आई हुई है इनके खिलाफ बहुत सारी चीजों पे
उसको रोका जाए, कट लगाया जाए। कट लगाने का यही तरीका है कि आपको 4-5-6 नए लोग डाल दें, 5-6 को निकाल के साइड में कर दें, ताकि आप ये तस्वीर दे सके, देखा जी शहबाज शरीफ साहब बड़े गुस्से में थे, कैबिनेट के लोगों से खुश नहीं थे, परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, फलां नहीं था, और उन्होंने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस कर दिया, हम बड़े खुश हो जाएंगे और बड़े शो होंगे। आप जरा तसल्ली रखें, आप और राना साहब, हम जो है आने वाले दिनों में हम कोई 2-2.5 हफ्ते हमारे इसी पे गुजरेंगे कि देखा फलां फलां वजीर को हटाया गया, फलां को इन्होंने वो किया। अब दूसरी चीज ये है कि आपको कितने वजीर चाहिए इस्लामाबाद में, जो बेसिक सवाल आप हम सब करते हैं। भाई 18वीं तरमीम का आपने हमें ये कहानी बेची थी कि जनाब 18वीं तरमीम के बाद आपको यहाँ पे 8-10 महकमे चाहिए होंगे, 8-10 वजीर चाहिए होंगे। इस वक्त 50-60 हैं और मजीद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सारे आपके जो महकमे हैं वो तो सूबों के पास हैं। ये 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद है। जो काम एक डिप्टी कमिश्नर के क्लर्क ने करने हैं, हेल्थ का, एजुकेशन का, या पॉपुलेशन वेलफेयर या दीगर चीजें हैं, वो आपको फेडरल मिनिस्टर कर रहा है। उसके साथ एक आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, फिर स्पेशल एडवाइजर है, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है। एक वजारत पे 4-4-5 बंदे आपने बिठाए हुए हैं, 50-60 लोग हैं, 40 वजारतें हैं तकरीबन, मेरा ख्याल है। जब आप ये काम करेंगे और फिर आप हमें बताएंगे कि हुकूमत परफॉर्म नहीं, मुझे ये बताएं इस्लामाबाद में हुकूमत क्या परफॉर्म करे, मतलब यहाँ पे क्या है इस्लामाबाद में? वहां से 5-6 जो बड़ी वजारतें हैं जिन्हें दुनिया के साथ डील करना है या ओवरऑल आपको कोऑर्डिनेशन करनी है। सो ये जो इस तरह की बातें हमें बताए, और ये कभी भी कोई डिलीवरेंस का मसला ही नहीं है। मैं तो आपको पता है कमेटी मीटिंग में रेगुलर जाता रहता हूँ। अभी भी अगरचे यंग लोग हैं, दे आर वेरी नाइस, आई मस्ट से, अच्छा परफॉर्म करते। मसलन जैसे इन्होंने नाम लिया राना साहब ने, अली परवेज मलिक साहब, उन पे आप इख्तिलाफ हो क्योंकि वो बड़ी मुश्किल वजारत है, बट इज वेरी इंटेलिजेंट। अब वो तैयारी के साथ आते हैं, बड़ी लॉजिक रीजन के साथ बात करते हैं। ऐसे मुस्तफा महमूद को मैंने देखा है कमेटी मीटिंग में, जो नौजवान है, मेरा ख्याल है साबिक गवर्नर साहब के साहबजाद हैं, ही इज वेरी गुड। ऐसे ये जो इंजीनियर आपके गुल असगर खान है, मेरा ख्याल इनके अलीम खान साहब की पार्टी है, उनको मैंने देखा है। दनियाल आपके चौधरी साहब हैं, फिर ऐसे मैंने बिलाल अजहर क्यानी को देखा है। ये वो लोग हैं जो आपको मीटिंग में नजर आते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने होती है। अगर इनको थोड़ा सा एलिवेट किया जाए, अगर इनको एक जगह दी जाए, पुराने जो बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर जो हैं, जिनके पास कोई नई बात को नहीं, नई रिसर्च नहीं है, नई चीजें नहीं है, नए आइडियाज नहीं है, और दूसरा उनको आगे कुछ नजर नहीं आता। अमेरिका की देख रहे, लास्ट बात लंबी होगी, अमेरिका के सबसे ज्यादा कामयाब पता सदर कौन रहे हैं? जॉन एफ कैनेडी से लेके आप बिल क्लिंटन या ओबामा तक है, जो 40s में थे या मैक्सिमम 50s में, 40s में मोस्टली सदर है, ये 40s में है। आपके भुट्टो साहब भी 40s में थे। आप जब किसी बंदे को 60-70 साल वाले को, ठीक है वो वाइज लोग होते हैं, विजडम होती है, लेकिन उनके लिए महकमे कुछ और होते हैं। आप अगर आपके जो बुजुर्गान बैठे हुए हैं, अब उनको तो पॉलिटिक्स में फर्दर कोई नजर नहीं आ रहा। वो जहां पे खलीफे बन चुके हैं, जैसे हमारी सहाफत में खलीफे बन जाते हैं तो बस अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है। सेम पॉलिटिक्स में भी खलीफे बन जाते हैं सर। अब हमें क्योंकि हमने जो हमने करना था, हमने मैक्सिमम लेना था, हमने ले लिया। जो यंग आदमी हो 30s में 40s में नजर आता है, उसको आगे को लाइफ नजर आती है, उसको मुस्तकबिल नजर आता है, और वो एफर्ट करता है, काम करता है। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा सब मैं ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लूँ, वापस आएंगे तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ, उस पर जो तनकीद का सामना है हुकूमत को, न सिर्फ मीडिया बल्कि अपने ही मुस्लिम लीगी रहनुमा जो है वो हुकूमत के खिलाफ फट पड़े, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। आमदिया सराना साहब, आपने ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब की तवज्जो भी दिलाई जनाब कि ये अगर कीमतें ना भी बढ़ाते तो क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन आपने लेवी टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए। ये कहा जाता रहा मुस्लिम लीग नवाज़ की जब हुकूमत आई कि जी हमने अपना पॉलिटिकल असासा जो है कुर्बान कर दिया मुल्की मसाइल हल करने के लिए। मुल्की मसाइल ऐसे हल होते हैं जैसे अब हुकूमत कर रही है, क्योंकि इकानमी के हवाले से भी हुकूमत के ऊपर सवालात हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से हुकूमत के ऊपर सवालात हैं। जो सरमायाकारी लाने की बातें की जाती थी वो मुकम्मल हो नहीं सकी। अच्छा देखें, मैं इस पे आता हूं, लेकिन थोड़ी सी रऊफ भाई से डिफर करते हुए, कैबिनेट जो है ना वो तब होती है जैसे इमरान खान थे ना, नए वजीर आजम थे, नई काबीना थी, और आपको पता है कि उस वक्त जब फवाद चौधरी लोगों को बता रहे थे कि वजारतें तब्दील हो रही हैं, तो मैंने खबर दी कि फवाद चौधरी खुद चले गए और फिर 2 शिकवान आ गई। तो वहां तो ये थी। अब ये नहीं कह सकते पर शहबाज शरीफ साहब कि इसमें कोई चुनने की मजबूरी थी। ठीक है, बिल्कुल अच्छे नाम लिए हैं रऊफ भाई ने सारे, अजब बिलाल अदर क्यानी हो, इन सब की एलिवेशन बनती है परफॉर्मेंस के हिसाब से कि कुछ भी उसको आप चेक करें और कर सकें, काम बात कर सकें, तो कोई इशू नहीं है कि आप जिनका काम हो उनको साझे। बल्कि वजारतों के प्राइम मिनिस्टर को बजट चेक करने चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ चीजें आती हैं उसके लिए पैसे तो नहीं रखे गए कि ये रीच ना हो सके, जो लोग करें उसको ऑटोमेटिकली रुकवाया जाए बाहर की कंपनियों से। ये उल्टा काम शुरू हो गया ना, ये नहीं होना चाहिए। उनको तनकीद का जवाब देना चाहिए। अली परवेज मलिक का नहीं मैं नाम ले रहा, वो खंदा पेशानी के साथ आते हैं, बात करते हैं, लॉजिक के साथ करते हैं।
मेरी भी 2-3 दफा इन पेट्रोलियम पे हुई। अब कल परसों जो इन्होंने फैसला किया, अगर ये परसों कह देते, हमने भी ट्वीट किया, साथ कहते हम और तरीके से बात करते, पूछते कि भाई ठीक है, आपने 2 महीने के लिए एमडी IMF से रिलीफ लिया था, आपने पब्लिक को दिया, लेवी पे चढ़ा दी, तो ये कहते हुए क्या अर्थ है जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा रहे थे? ताकि एक बात तो होती ना, क्योंकि सब लोग, क्योंकि वो बात ये हुई कि जी पहले कम थी, ज्यादा थी, हमने कम की थी, अब हमारी वो खत्म हो गई। तो आप बात बताते बजाय चीजें बाद में बताने के फौरन आप आ जाते, अब आप आ जाए प्राइसेस पे। मैं तो ये समझता हूं PMLN के अंदर से जो तनकीद हो रही है ना, और उसको सहा भी जा रहा है, बजाय उसके ऊपर कोई दशनाम तराजी शुरू हो जाए हुकूमती हलकों की तरफ से, ये एक सेहतमंद मुकाबले की बात है। एक गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट के अपने लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो उनके तनकीद कर रहे हैं, सियासी कारकुन मुसलसल सोशल मीडिया पे और आके, क्योंकि कोई डिफेंडेबल नहीं है ना बात। अब ये बात आ जाए, आप मुझे ये बताएं कि जी IMF की कहानी है, फलानी है, मैं नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा कि मेरी कोई जिद नहीं है कि शहबाज साहब, ये जवाब शहबाज साहब ने अगर 2 महीने का लिया था क्रेडिट उनसे कि जी लेवी का है, तो उसका मुतबादिल लाते या 2 महीने में इंतजाम करते। आप सारी दुनिया की जंगें रुकवाएं, सब कुछ करें। आम आदमी को वो चाहिए कि जब आप इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपके पास एक एसेट है जो पॉलिटिकली, आप पहले 2 साल आप ठीक बेच रहे थे PDM में कि इमरान खान ये तबाह कर गए। अब जो अगली हुकूमत शुरू हुई है आपकी 8 फरवरी की 2024 से लेकर अब इलेक्शन के बाद, अब तो हमें नताइज चाहिए, हमें कहानी स्यापा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जी हमने ये फार्मूले लगाए, जैसे दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां बिलियन ऑफ डॉलर्स की यंगस्टर्स ने चलाई, आप हमें वजीर वो दे दें, हमें आके कुछ कहानियां ना सुनाएं, हमें नताइज दें कि हमने मुतबादिल ये ढूंढा, हमने मुतबादिल ये ढूंढा, हम वहां फंस गए थे KP में, एक्सफाटा में, हम बलूचिस्तान में ये फंसे, लेकिन हमने ये हल निकाला है। हमें आप ये कहानी ना सुनाएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी है आपकी कि आप आम आदमी का ख्याल करें। जब अवैस लगारी ये आके कहानी सुनाते हैं ना, मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी जाके कही थी कि आप ये जुल्म करने जा रहे हैं सोलर पे, जो आप नेट मीटरिंग करें, कुछ करें, आप प्रॉफिट ले लें। मैं अगर प्रॉफिट बनाता हूं सोलर से, आप मेरा प्रॉफिट कम कर दें, लेकिन रात को तो मेरे यूनिट वापस करें ना। ये सिस्टम आपने लगवाया, आके आपने उसमें तमाम ड्यूटी फ्री कर दिए, सारे टैक्स खत्म कर दिए। क्यों लगवाया भाई? तो अगर आप सिस्टम नहीं बना सके थे, मुझे तो ये भी चाहिए कि नीलम जेनम में जो अब लोग बातें कर रहे हैं, जो चेयरमैन वापडा का आया कि 2028 में जाके वो दोबारा तैयार होगा, तो भाई जिन लोगों ने गलत डिजाइन किया था उसके लिए आपने क्या किया? कमेटी ना बनाए, हमें फैसले सुनाए। हम तो आपकी कमेटियों के मुंतजिर हैं। मुझे याद है कि जब ये इंडिया के साथ जंग हुई तो एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बनी थी कि कम से कम हम फौरी तौर पे वो डैम बनाने शुरू कर दें जहां तनाजा कम से कम है। सिंध से लेके बलोचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, JB कश्मीर सब डाले थे कि ये करेंगे। मुझे उसकी भी रिपोर्ट समझ नहीं आई कि वो कहां गई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कमेटियां ना बनाए, हमें नताइज दें। बिल्कुल ठीक है। रऊफ क्लासा साहब, हुकूमत से नतायज अवाम तो को रखती है, यानी बार बार हुकूमत ये दावा करती है। चले माजी की बात तो खत्म होगी, बिल्कुल सही कहा राना साहब ने कि आपने कहा जी माजी की हुकूमत काम खराब कर गई, 2 साल आपने इसमें गुजार दिए। उसके बाद आपने कहा जी ना अगले साल बड़े अच्छे होंगे, लेकिन अब फिर कहा जा रहा है 1 साल मजीद होगा जो है हालात बेहतर करने के लिए। 1 साल में कर पाएगी हुकूमत? ये बड़ा एक अहम सवाल आपने उठाया है, 1 साल वाला। वो कहते हैं, मैं अभी जो राना साहब ने बातें की हैं पेट्रोलियम के हवाले से, लास्ट वीक ये पेट्रोलियम कमेटी का इजलास था सर, ये नेशनल असम्बली का, वहाँ पे अली परवेज मलिक साहब भी आए हुए थे और बड़े खूबसूरत गुफ्तगू, असद आलम नियाजी साहब भी थे, फिर वहाँ पे ये गुलस्कर, ये इंजीनियर गुलस्कर साहब जो हैं वो भी थे। बड़ी अच्छी वहाँ पे गुफ्तगू हमने सुनी भी है। अब उसमें से एक बड़ी मजे की चीज है, जरा 2 मिनट के लिए प्रेसिड वगैरह को छोड़ देते हैं, जिनकी बात राना साहब भी कह रहे हैं, और जो वहां पे सवाल भी हुआ उनसे, जिसका अली परवेज मलिक साहब ने जवाब भी दिया। वहां पे पता ये चला कि अब तक तो आप बिजली घरों का सुनते थे, सर्कुलर डेट है, ये कैपेसिटी चार्जेस हैं या वट एवर जो भी कहें, तकरीबन मैंने कहा 3 ट्रिलियन से ज्यादा है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। आपने कभी गैस और ये एल का भी सुना था कि इनका भी कोई सर्कुलर डेट है, इनके भी पैसे हैं जो आपने एल कंपनी के दीगर को देने, कभी सुना था? उस दिन मैंने तो पहली दफा सुना, मेरी नाहली। इससे पहले मुझे याद है जब इनका दौर था, ये इमरान खान साहब का 2019 या 20 में, तो कौमी असम्बली में एक सवाल आया था, पहली दफा हमने सुना था कि ये गैस और पेट्रोलियम ये सेक्टर में भी कोई सर्कुलर डेट है। पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ पावर का होता था। मुझे याद पड़ता है उन्होंने कोई 150 या 200 बिलियन बताया था, 150-200 बिलियन का शॉर्टफॉल आ रहा था जो बैंकों से बोरोइंग करके आप उसको फिल कर रहे थे। अब ये बताया गया है उस कमेटी में, मेरे पास डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने प्रोग्राम में भी चलाया है सर, जो अपना हम शो करते हैं वीकली, उसमें कि इनका 3.6 या यहाँ ट्रिलियन, मतलब 3600 अरब आपका गैस और पेट्रोलियम का सर्कुलर डेट है। आपने देना है 3600 अरब। और मजे की बात सुने,
इसमें जो ओरिजिनल पेमेंट है वो 1900 अरब है और उस पे 1700 अरब लेट पेमेंट चार्जेस हैं। ये कैसा है, जरा गौर फरमाइएगा, मैं दोबारा कहता हूँ। 1900 अरब जो है सर्कुलर डेट है, जो आपने गैस सब्सिडाइज कर दी, कुछ ऐसे इलाकों को दे दी, सेक्टर्स को दे दी, फलां को दे दी, हुकूमत ने कहा कि हम अपनी जेब से देंगे, कि फलां फलां सेक्टर है, फलां फलां लोग हैं, फलां फलां एरियाज हैं, इनको सब्सिडाइज कर रहे, चले हो गया। अब जो पेमेंट करनी थी पेमेंट नहीं की उन्होंने, उस पेमेंट पे 1700 अरब आपका सरचार्ज है। अब मुझे बताएं, ये बात उन्होंने की है वहां पे अली परवेज साहब के बात सुने सर, ये हमारे लिए कितना आसान है कि हम भी बैंक से बोरोइंग करें, हम भी बैंकों से कर्जे लें, जो को ले भी रहे हैं पहले हम। ये पैसा जो है, जो आपका यहाँ 3600 अरब है आपने देना है, ये कैसे हम अदा करें, कहाँ से लें पैसे? जो 1900 अरब भी देना है, लेट पेमेंट हो रही है, आपका मीटर चल रहा है। इस साल हमने 8000 अरब देना है सूद पे, 16,000 अरब आपने पूरा टैक्स इकट्ठा करना है, 8000 उसमें से आपने सूद देना है। तो वो पूछ रहे थे कि ये बताएं कि ये कहाँ से हम ये पैसा लाएंगे और इसको कवर करेंगे, जब इनएफिशिएंसी आपकी यहाँ तक चली जाए, बिजली के लॉसेज आपके बढ़ जाएं, गैस के लॉसेज बढ़ जाएं, सब्सिडीज आपकी हो जाएं। तो वो यही कह रहे थे कि जब हम सब्सिडीज देते रहेंगे, मुझे भी बातें वहां समझ आती हैं, उन्होंने कहा ये बड़े अनपॉपुलर फैसले हैं, उन्होंने कहा हम करने को हम कर सकते हैं कि लेवी कम कर दें, पेट्रोल की कीमतें कर दें, सब्सिडाइज कर दें, डेवलपमेंट बजट स्लाइज कर दें, बैंकों से बोरोइंग करें, लोग बल्ले बल्ले बल्ले, फिर सूद आज आपका 8000 10,000 होता जाएगा, हम पॉपुलर होते जाएंगे। अब ये बात आम आदमी, ये वो कहते हैं मुझे ये बातें ना समझाएं, सूद कैसे हुआ, कहां से लिए, हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए, गैस सस्ती, एलपीजी देख लें। उस दिन बताया उन्होंने वहां पे अली ये हो गए, ये तो गुलस्कर नहीं सॉरी गुलस्कर साहब ने बताया, जो इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने कहा आप जो सिलेंडर जो है आपका वो 250 का था, वो 5000 रुपए तक मिल रहा है आपका। दूसरी बात है कि आप सारी चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप जब इंपोर्ट पे मेरा ख्याल 30-35 अरब डॉलर हमारा मेरा ख्याल एनर्जी का बिल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, पेट्रोल गैस वगैरह मिला के डॉलर आपका 280 रुपए पे है। अब कैसे कीमतें कम करेंगे? कन्वर्जन जो होगी 280 रुपए के हिसाब से होगी। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ा एक मतलब मुश्किल में फंस गए हैं लोग। आपने बिजली में वहां पे उनको फंसा दिया है, वो आपके कैपेसिटी चार्जेस हैं, वहां पे बिजली बनाए ना बनाए, खरीदे ना खरीदे, पैसे आपने देने। अब पता चला गैस में ये आपने साफ कर दिया, फिर उनको टाइम पे पेमेंट नहीं होती, हमसे तो बिल ले रहे हैं, मतलब ये कि आप मैं सारे बिल दे रहे हैं, तो जो आगे जो कंपनियां हैं उनको बिल क्यों नहीं दे रहे, जिन्होंने 1700 अरब रुपया आप पे वो बना दे, जुर्माना बना दिए, मतलब 1900 अरब रुपया भी देना है, 1700 अरब रुपया आप उनसे जुर्माना भी देना है। यार खुदा का खौफ करें, ये मुल्क कैसे चल रहा है, ये ब्यूरोक्रेसी कैसे चला आ रही है, आपके हुक्मरान कैसे चला आ रहे हैं, और बड़े बड़े तजर्बाकार बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हम तो बड़े तजर्बाकार हैं, ये उनके तजर्बाकार हैं सर। बिल्कुल ठीक है। करासा साहब एक ब्रेक ले लें, पूरा में वापस आएंगे, थोड़ी सी सियासत की बात भी करेंगे। अलीमा खान निकली हैं केपीके के दौरे पर, एहतजाजी तहरीक का वो आगाज़ करने जा रही है। दूसरी तरफ कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि कोई राब्ते जो है वो बहाल होने की कोशिश की जा रही हैं हुकूमत की और PTI की माबैन, उसका नतीजा क्या निकलेगा, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। आमिर या सराना साहब, प्रोग्राम में वक्त चूँकि कम बचा है, मैं क्विकली चाहूँगा आपको दो चीज़ों पे अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें। पहली बात तो ये है कि अलीमा खान जो तहरीक चलाने निकली हैं उसके असरात क्या होंगे। दूसरा, हुकूमत के साथ भी कुछ राब्तों की कोशिशें की जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब के जो कानूनी मुकदमात हैं उनमें मोहलत हासिल की जा सके, और ये भी कहा जा रहा है कि अचक ज़ई साहब को रब्ता करेंगे राना सनाउल्लाह से, ऐसा हो सकता है? राना सनाउल्लाह जाके खुद राब्ता कर चुके हैं अचक ज़ई साहब से। मैंने पहले भी ये कही बात, और उस दिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि बात करते हैं, PM से मिलते हैं, वो आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मिल सकता, सोशल मीडिया मुझे PTI का उड़ा के रख देगा। जब सिचुएशन ये हो तो उसमें आप क्या बात करेंगे? सारे के सारे आप और हम बात करते हैं, मैं तो हकाइक की बुनियाद पर बात करूंगा, मुझे तो बिल्कुल इमरान खान के लिए सिस्टम में गुंजाइश नजर नहीं आ रही। और PTI की क्यादत, जो PTI की क्यादत है ना, वो चाहते भी नहीं है। मतलब ये बड़ी अजीब बात लगती है, ये काम असद कैसर हो जो PTI के पॉलिटिकल ब्रीड है ना, आप उनको आगे करें कि भाई खड़े हो जाओ, इमरान खान के खिलाफ चले जाओ। क्या खिलाफ चले जाओ? कि जी आप फैसला करें कि हमने बातचीत करनी है और पार्टी के लिए रायत हासिल करनी है सिस्टम में, और लीडर को भी बाहर लाना है, तो आप 4 दिन नहीं 4 हफ्ते लगाएं, आपको रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि आप तय करेंगे ना, क्योंकि आपने तय करा के डॉक्टर उज़्मा को 2 दिसंबर को इमरान खान साहब से मिलवाया था, और आपकी औकात इतनी थी सारों की कि उन्होंने जाके जो ट्विटर पे बयान चलवाया फील्ड मार्शल के खिलाफ, सारा सब कुछ, उसके बाद आपकी मुलाकातें बंद हो गई ना। तो ये फैसला करना पड़ेगा कि जी फैमिली फैसला करेगी, फैमिली को 4 हफ्ते मिलाते रहे कि जी आप लिख के दें नौरीन साहिबा के जी आप आके बाहर सियासी बयान नहीं देंगी, एक दरखास्त दें पीर वाले दिन और मंगल को मिल लें। नहीं कर सके, वहां से उठ गए
अच्छा, ये वो फैसला है जो ना फैमिली कर सकती है, ये सियासी लोग कर सकते हैं, जिन्हें ये सोचना पड़ेगा। ना आप फवाद चौधरी की तरफ जाएं, ना आप शाह महमूद की तरफ जाएं। भाई जो लोग बैठे हैं, अली मोहम्मद खान बैठे हैं, जितने मर्जी मुकर्रर हों, मुश्तइल बयानबाजी करें, लेकिन एक तय तो करें ना कि हमने अपनी पार्टी को बचाना है, इस सिस्टम के अंदर रहना है। तो इस सिस्टम के अंदर सियासी तौर पर गुंजाइश, चूंकि 9 मई के बाद मुसलसल उस बयानिए के साथ चलने के बाद आपने निकालनी है खुद सियासी क़यादत ने कि हाँ, हम यकीन दहानी कराते हैं कि इमरान खान से जब हम मिलेंगे तो हम बात कर लेंगे, क्योंकि वहां जाके तो कोई बात नहीं करता। आप अकेले बैरिस्टर गौर को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उस वक्त महमूद खान अचकजई और फैमिली ने रोका जिस दिन मोहसिन नकवी ने यह ऑफर की कि आप चले जाएं हॉस्पिटल, एम्बुलेंस में इमरान खान के साथ बैठ के आए, हॉस्पिटल जाएं, वो कहेंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ते हम रखेंगे। इनको इन सब ने रोका। मैं अगेन नाम ले रहा हूं महमूद खान अचकजई का, कि नहीं इस तरह नहीं, वो 6 लोग ही जाएंगे। आपने कोई चांस लिया कि आप जुर्रत कर सकेंगे यार, अगर एक को दे रहे हैं और फिर मिला सकते हैं, आप हाँ ना तो करेंगे ना? आप अपना हर मौका जाया कर रहे हैं सियासी तौर पे। अब वो जो बात हो रही है कि जी वो निकल पड़ी हैं, क्या वो फैमिली से मिलने गई हैं, नवाज शरीफ और पोतियों से मिलने गई हैं? कुछ मैं अदालत की कार्रवाई देख रहा था कि इजाजत चाहिए थी। टाइम लेना देना सियासत और वकीलों का काम है। वकील अच्छा यही करता है ना कि अपने क्लाइंट को सजा से बचाए। अब जो डोगर साहब जा रहे हैं जिस रास्ते पे, वहां तो इमरान खान साहब के लिए जब ये जाके अगर बाइकआउट कर देते हैं कि जी हम नहीं देते, लतीफ खोसा साहब ने जो यकीन दहानी कराई और वो उस दिन बयान न दें, तो फिर एक तरफा फैसला तो आएगा ना। फिर तारीख फैसला करेगी ना कि कब रियायत मिलती है और कब वो वापस होंगे। आज के दिन में ये लोग कर क्या रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि पीटीआई की जो सियासी क़यादत पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट के बाहर है, लेकिन जेल से बाहर है, ये लोग बैठ के अपने लीडर के लिए क्यों नहीं फैसला करते खुद से? बिल्कुल ठीक है। रऊफ खुलासा साहब, अलीमा खान साहब के बारे में कहा जाता है कि शायद वो हार्ड लाइनर हैं, रुकावट है। अभी भी जो एहतियाजी तहरीक चलाने निकली हैं उसमें भी उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जी कि अब दबाव बढ़ाना पड़ेगा, अब इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए कोई जो है मुफाहमत नहीं और कोई बातचीत नहीं, बल्कि एहतजाज ही होना चाहिए। मेरा ख्याल है हम सारे अलीमा खान साहबा पे बात करते रहते हैं, उनके पार्टी के लोग भी कहते हैं, मीडिया भी कहता है कि वो हार्ड लाइनर है, सख्त गुफ्तगू करती हैं। हमें भी नजर आता है टीवी पे कह रही होती हैं अपने पार्टी लीडर्स के बारे में या बाकी वर्कर जो भी हैं सारे। लेकिन एक बात तो हमें अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब तकरीबन अब 2 साल से ज्यादा हो गए जेल में है, तो खान साहब ने कभी एक दिन भी उनको डिसून किया है कि अलीमा खान साहबा जो कह रही हैं इसको ये पार्टी पॉलिसी ना समझा जाए या मेरा स्टेटमेंट ना समझा जाए या हमारी तरफ से कोई ऐसी बातें नहीं, हम इनको डिसोन करते, कभी सुना आपने? हालांकि उनका ट्विटर अकाउंट है, हर चीज वहां से ट्वीट भी हो जाती है। खान साहब किसी के जरिए मैसेजिंग भी करा सकते थे, वजीर भी उनके मिले। आज की बात तो है नहीं, 2-2.5 साल से अलीमा खान साहब ये गुफ्तगू कर रही हैं। आपने कभी सुना कि उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ से या उनके पीटीआई का जो ये खान साहब का अपना ट्विटर है, ये कभी उनकी तरफ से डिसोन किया? कभी एवर? सो मैं नहीं मानता इस बात को। वो जो कुछ भी कहती हैं वो इमरान खान साहब ने उनको ये हिदायत दी हुई हैं कि इमरान खान साहब का अपना एक मिजाज है और वो यही मिजाज है कि आपने कन्फ्रंट करना है, अटैक करना है, आपने हमले करने हैं, आपने यहाँ पर बस सड़कों पे लोगों को लेकर। खान साहब के जहन में एक बात बैठी हुई है कि जितना मुज़ाहमत करेंगे उतनी ही आपके सुलह के चांसेस बढ़ेंगे, हुकूमत ट्रबल में आएगी, लोग सड़कों पे होंगे, अनरेस्ट होगा। लेकिन अब तक तो हो नहीं पाया ना क्रासा साहब। बहरहाल दे आर ट्राइंग, मतलब यह है कि वो अपनी कोशिश तो जारी रखे हुए हैं। लिहाजा अलीमा खान साहब पे हमारी तनकीद अपनी जगह पे, पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग उनसे नाखुश हैं, लेकिन पार्टी के लोगों को भी तो पूछना चाहिए था कि इमरान खान साहब उनको डिसोन क्यों नहीं करते, इमरान खान साहब एक बयान क्यों नहीं जारी करवा देते, या कोई मैसेज क्यों बाहर क्यों नहीं भिजवा देते? वकील तो मिले थे ना उनसे, वकील के जरिए करवा देते। जनाब के खान साहब कह रहे हैं कि अलीमा खान साहब का पार्टी से कोई तल्लुक नहीं है, ये बस ये मुझे मिलने आया करें, अगर आना है, इन्होंने बयानात नहीं देने, इन्होंने सख्त पॉलिसी। सो वो जो कुछ भी कर रही हैं वो अपने भाई के उन टेम्परामेंट मिजाज को सामने रख के कर रहे हैं। उन्हें पता है उनके भाई का क्या मिजाज है, उनका भाई क्या चाहता है। लिहाजा ये जो आप मैं दीगर लोग हम ये कहते हैं ना कि शायद खान साहब सुलह सफाई चाहते हैं और अलीमा खान साहब लड़ाई चाहती हैं, मैं इससे कम अज कम इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है रऊफ खुलासा साहब, जी रऊफ खुलासा साहब, आमिर इलियास राणा साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10 बजकर 2 मिनट पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।